नमस्कार, मैं दीपक आपका दीपक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और एसएससी जीडी की वैकेंसी के लिए मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट करके कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज बिना बातें किए हुए आज मैं नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं एक धुआंधार शुरुआत के साथ। आज से हम लोग आगाज करते हैं ऑनलाइन की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। आज का मेरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। आज का टॉपिक है बेटा संख्याओं का वर्गीकरण। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जो कि यूपी पुलिस में एक नंबर का सवाल, एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि 2 नंबर का होता है। इसको इंग्लिश भाषा में हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो बच्चा यहां से हम लोग पढ़ेंगे सारे लोग कि क्लासिफिकेशन नंबर क्या होता है। देखो, क्लासिफिकेशन नंबर का मतलब ये है, कई अरसों पहले जब मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई थी तो हम लोग नंबर को निर्धारण करना थोड़ा सा असंभव काम था। तो धीरे धीरे नंबर की शुरुआत हुई और नंबर पहले सम्मिश्र संख्या आई, फिर वास्तविक आई, फिर काल्पनिक आई। जैसे जैसे मैथमेटिक्स की नॉलेज बढ़ती गई लोगों को और नंबर आपको मिलते गए, तो हम शुरुआत से लेकर एंड तक के नंबर, जब आज दिन तक जितने भी नंबर ज्ञात हैं उनकी सबकी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइएगा और यकीन मानिए कि आपको अंत तक कुछ नया जरूर सिखा के जाएंगे और आप कहोगे कि मेरा ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अब। तो आज संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहली जो संख्या होती है हमारी, उस संख्या का नाम होता है सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या का मतलब है, इसको हम इंग्लिश भाषा में बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसकी फॉर्म होती है a प्लस आई बी, या इसको a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के बतौर पे बताऊं आपको तो 3 प्लस माइनस 4i हो सकता है, या आपका 2 प्लस माइनस 6i हो सकता है। तो आपके ये 2 एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। और इसके अलावा जब इस संख्या को ज्ञात किया गया तो इस संख्या को विशेष रूप से देखिए आप, तो 2 भाग हैं। एक भाग है a वाला और एक भाग है ib वाला। तो a वाले भाग को उन्होंने कहा कि ये एक वास्तविक भाग है और ib वाले के भाग को उन्होंने कहा कि ये एक काल्पनिक भाग है। तो इस संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक वास्तविक भाग में और बच्चा एक काल्पनिक भाग में। तो वास्तविक भाग वाले को हम लोगों ने कहा कि वो संख्या एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है बाबूजी? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश भाषा में हम लोगों ने रियल नंबर कहा। क्या कहा? रियल नंबर। एक दूसरी संख्या जो है उसका नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक भाग को हम लोगों ने काल्पनिक संख्या कहा। और काल्पनिक संख्या की इंग्लिश होती है बेटा, इसकी होती है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है बेटा? इमेजिनरी नंबर। अब होता क्या है कि काफी लोगों के डाउट रहता है कि वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है। मैं एक सटीक और शुद्ध शब्दों में आपसे कहता हूं कि अगर आप ये पता कर लो कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं तो आप इजीली टैकल करके बता दोगे कि वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं। तो आप कहोगे काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या की पहली उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि अगर कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी एक संख्या है और उसमें गुणा कर दिया जाए i का, तो ऐसी संख्या हमेशा काल्पनिक संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 2i, 3i, 4i, 6i, 7i, ऐसी सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या की श्रेणी में आती हैं। इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये होती है कि अगर दुनिया का कोई नंबर है और उस नंबर को अंडर रूट के अंदर अगर लिखा जाता है तो वो संख्या भी काल्पनिक होती है। कैसे सर? तो मैं कहूंगा अगर आप कहोगे अंडर रूट ऑफ -1
तो ये भी क्या होता है, काल्पनिक नंबर। √-2 ये भी क्या होता है, काल्पनिक नंबर। √-3 ये भी क्या होता है, काल्पनिक नंबर। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जर्मन वैज्ञानिक यूलर साहब ने हम लोगों को बताया है कि जो आई होता है, आई का मान होता है √-1। जब हम लोगों ने जाना तो इसका स्क्वायर कर दिया, जब हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया तो हमको पता चला कि I² का मान होता है -1। एक जर्मन वैज्ञानिक थे यूलर साहब, उन्हीं के नाम से इस आयोटा की खोज की गई, और आयोटा का मान होता है हमेशा √-1, और जब इसका स्क्वायर किया तो हम लोगों ने पाया कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है बच्चा -1। तो हमने क्या किया, फिर इतना काफी है, सफिशिएंट है बच्चे, अगर आप काल्पनिक संख्या में जान जाते हो तो। अब इसके बाद जो आपकी दूसरी संख्या आती है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या को आपका 2 भागों में बांटा गया। तो पहले भाग को हम लोगों ने कहा कि पहला भाग है परमेय संख्या का। किसका है बच्चा, परमेय संख्या का। और जबकि दूसरा भाग जो हमारा है वो भाग है आपका काल्पनिक संख्या का। सॉरी, पहले भाग को परमेय संख्या कहेंगे और दूसरे भाग को क्या कहेंगे बेटा, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसकी बहुत लड़ाई चलती है कि भाई बताओ परमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। तो परमेय को हम इंग्लिश भाषा में बच्चा कहते हैं रेशनल नंबर, और जबकि अपरिमेय को कहते हैं बेटा जी इर्रेशनल नंबर। तो ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी बड़ा समस्या रहती है लोगों को। लोग कह देते हैं क्या, जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसे परमेय कहते हैं, जिसे P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे हम लोग अपरमेय कहते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आपको समझाएंगे कि ये परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है। तो परमेय संख्या का मतलब ये होता है कि परमेय संख्या को, ये बात सही है कि जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो परमेय है, बट Q इज नेवर इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरमेय संख्या की भी परिभाषा यही है। तो हम जानेंगे क्या कि जो परमेय नहीं है वो अपरमेय है, तो ऐसा भी नहीं है, हम लोग समझते हैं। अब मैं फिर से कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये जान लो कि अपरमेय संख्या मेरे बच्चे क्या होती है। तो अपरमेय संख्या की मैं स्टेटमेंट बताता हूं आपको ढंग से, कि अपरमेय संख्या की एक ही कंडीशन है कि वो नंबर आपका नॉट डिविजिबल हो। आपका नंबर कैसा हो बच्चा, नॉट डिविजिबल हो और नॉट रिपीटेड हो। नॉट डिविजिबल हो और बेटा कैसा हो, नॉट रिपीटेड हो। ऐसी संख्या जो न कटे न रिपीट हो, उस संख्या को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या की बात आती है तो मैं फटाफट बात करता हूं। तो अपरमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो मैं ये कहूंगा कि पाई एक अपरमेय संख्या है मेरे बच्चा, और अंडर के अंदर लिखी हुई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निश्चित नहीं होता है, वो सभी संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2, √3, √5, लेकिन √4 नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 2 होता है। जबकि √6 कैसी है, आपकी अपरमेय है। या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं बेटा, क्या ऐसी कोई संख्या जो घनमूल के अंतर्गत लिखी हुई है, घनमूल के अंतर्गत लिखी हुई है और उसका घनमूल निश्चित नहीं होता है, वो संख्या भी आपकी कैसी होती है बेटा, अपरमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आप सीख गए हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उस पर अंडर लगा दोगे तो वो हमेशा अपरमेय हो जाएगी, और जिसका घनमूल निश्चित नहीं होगा बच्चा, वो भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। या दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, उस पर अंडर आप लगा दो तो वो हमेशा कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। आइए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो परमेय संख्या क्या होती है, तो बेटा परमेय संख्या में क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो आप कहोगे 0 एक परमेय संख्या है, 1/2 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है, हाँ 22/7 भी परमेय संख्या है, 3.1428 पाई का मान भी एक परमेय संख्या है। तो आप ये कहोगे सर √4 कैसी है, मैंने कहा परमेय संख्या है। ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। अब एक बच्चा ये कह देगा सर तो परमेय कौन सी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो 0 तो परमेय है, लेकिन बेटा जी 1/0 परमेय नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या है 0। 2/0 परमेय नहीं है,
तो बेटा ये क्यों, क्योंकि क्यू का मान क्या है 0, 3/0 नहीं है। तो आप ध्यान रहे कि संख्या बट्टे 0 करते हो तो हमेशा वो क्या होता है, इनफाइनाइट का केस होता है। तो अब ये क्या है, तो आप कहते थे जो परमे नहीं वो परमे है, तो बेटा जी ये परमे नहीं है 1/0, तो आप कह दो अपरमे नहीं, 1/0 संख्या बट्टे 0 ना ही परमे होती है और ना ही अपरमे होती है। ये दिमाग में बात को बैठा लो आप। तो अब मैंने कहा तो परमे संख्या को कितने भागों में बांटा गया, तो मैंने कहा परमे संख्या को आपका 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, दिख रहा होगा आपको। तो 2 भाग वो कौन कौन से थे, तो मैंने कहा पहले भाग को हमने कहा भिन्नात्मक संख्या। कौन सी संख्या का, भिन्नात्मक संख्या, या हम लोग ये भी कह सकते हैं ये डेसिमल नंबर होता है। और दूसरे भाग को हम लोगों ने कहा, दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इसको हम लोग कह देंगे इंटीजर, क्या कह देंगे, इंटीजर, और इसको हम कह देंगे डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन पार्ट। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, तो देखो जब आप इसमें आ जाओगे परमे से ये निकलेंगी तो इसमें कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो आपने सुना होगा एक होती है आपकी विभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है, विभाज्य संख्या। तो आपने सुना होगा विभाज्य संख्या को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं बच्चा, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, इसको दूसरे शब्दों में शांत संख्या भी कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए या दशमलव के कुछ अंकों बाद डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, विभाज्य संख्या। और इसमें ही एक संख्या और आती है, उस संख्या का नाम होता है अविभाज्य संख्या। क्या होती है, अविभाज्य संख्या। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हिंदी भाषा में आप लोग अशांत संख्या भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। राइट, यहां तक बात क्लियर है या नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल क्या है, कोई भी संख्या दशमलव की हो, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/5000, कुछ भी नंबर हो जो डेसिमल फॉर्म में हो, उस संख्या को यानी आधी अधूरी संख्या को हम लोग भिन्नात्मक संख्या कह सकते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होती है मेरे बच्चा, तो आप कहोगे पूर्णांक संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया। पूर्णांक संख्या को 3 भागों में कौन कौन से, पहले भाग को मैंने कहा 0, तो 0 था तो इसको मैंने कह दिया बच्चा शून्य पूर्णांक। क्या कह दिया बाबूजी, शून्य पूर्णांक। और इसके अतिरिक्त इधर वाले भाग को मैंने कह दिया धन पूर्णांक। और बेटा सी जो आपका एक भाग बचा इसको कह दिया ऋण पूर्णांक। मतलब सर मेरे नहीं समझ आ रहा ये क्या कह रहे हो आप। मैंने कहा देखो जो नंबर लाइन होती है उस पर हम 0 कहते हैं, इधर हम लोग क्या कहते हैं, प्लस की संख्या कहते हैं, +2 की कहते हैं, +3 कहते हैं, डॉट डॉट डॉट, आप इनफाइनाइट तक चलो जाओगे। इधर की संख्या है -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट चले जाओगे। तो जो माइनस की संख्याएं हैं उनको ऋण पूर्णांक, शून्य को शून्य पूर्णांक, और जो प्लस की संख्या है उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चा, धन पूर्णांक कहते हैं। बताइए यहां तक क्लियर हो गया है, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं तब तक इसमें इंक डाल लेता हूं थोड़ी सी, क्योंकि मार्कर से पढ़ा रहे हैं, अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है नहीं। जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे भी क्लासें होंगी आपकी। अभी बस आप समझिए, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, कंटेंट अच्छा डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा ये पूर्णांक जो संख्या है आपकी, ध्यान से सुनिएगा, जो पूर्णांक संख्या है इससे अगर हम बहुत गौर से देखें तो हम 2 नंबर की उत्पत्ति कर सकते हैं। एक नंबर हो सकता है आपने सुना होगा, एक होती है सम संख्या, सुना होगा आपने खूब। इस सम संख्या का मतलब होता है ये सर इवन नंबर होता है, और इवन नंबर का मतलब होता है इसकी फॉर्म होती है 2n की। किसकी फॉर्म होती है, 2n की। तो इवन नंबर सबको पता है सामान्य तौर पर कि 2, 4, 6, 8, 10 होता है, यानी कि जिसका इकाई अंक 0 भी इसमें सम्मिलित होता है। 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। या 2 की गुणज हो या 2 से कट जाए। और विषम संख्या क्या होती है बाबूजी, विषम संख्या का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे इसकी फॉर्म होती है सर 2n+1। तो ऐसी संख्या का सेट क्या बनेगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। और विषम संख्या का साफ सुथरा मतलब भी यही है कि ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो,
यानी 2 से डिविजिबल ना हो वो विषम है और 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम है। अब हम लोग इसी के अंक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ के हम आपको ये बताता हूं कि इसके बाद संख्याएं कौन सी आएंगी। तो शून्य पूर्णांक से आपने सुना होगा कुछ संख्याएं न्यूटन टाइप की होती है। न्यूटन का मतलब है, न्यूटन नियम नहीं है, न्यूटन का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आपने सुना होगा नेचुरल नंबर ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। तो हम शून्य पूर्णांक से इस चीज को और आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं यहां लिखूंगा। यहां क्या लिखूंगा, इसमें से पहली संख्या को हम लिख देंगे कि सर पहली संख्या होती है पूर्ण संख्या। तो बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या का मतलब होता है बच्चा होल नंबर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो होल नंबर का सेट क्या होता है, जो संख्या 0 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है, ऐसे सेट को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद जस्ट दूसरी संख्या होती है, संख्या का नाम होता है मेरे बच्चा प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब होता है, प्राकृतिक संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन n से होती है और इसका मतलब है ये नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मैनेज कर लेना आप लोग, अगर नहीं दिख रहा है तो। और इसके बाद जो संख्या आती है वो संख्या का नाम होता है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 17, ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। तो हम अभाज्य संख्या के बारे में बड़ी चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना है, क्योंकि अभाज्य संख्या से एक सवाल आने के चांसेस बनते हैं। तो बच्चा इसके बाद जो आखिरी संख्या इससे रिलेटेड बची है उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की इंग्लिश कंपोजिटिव नंबर कह सकते हैं आप। तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे इसको रिप्रेजेंटेशन सी से कर सकते हो। तो आप कहोगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 के बाद कौन सी 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो आप कहोगे 9, 10, 12 ... etc। तो आप ये कहोगे सर भाज्य संख्या भी मैंने पता कर लिए। अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिस संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर हो, जो खुद से और 1 से कटे, ऐसी संख्या को कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों, गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं बाबूजी भाज्य संख्या। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है, यहां तक मेरी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। इसके बाद और भी संख्याओं का जिक्र होता है, मैं फटाफट से संख्याओं को कवर करता हूं। तो इसके बाद जो संख्या आपकी जो सम इंपोर्टेंट्स नंबर हैं, उनमें से कुछ पहले नंबर को हम लेता हूं। पहली संख्या आपने सुनी होगी, एक संख्या होती है सह अभाज्य संख्या। क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुने। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो उन 2 संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कैसे सर, समझा दो मुझे जरा। तो मैंने कहा इसके एग्जाम्पल समझ लो ना बच्चा। तो आप कहोगे सर 1,2 सहभाज्य हैं, 10,11 सहभाज्य हैं और 23,24 सहभाज्य हैं। कि मां साहब तुम बड़े चालाकी से काम कर रहे हो, कैसे 25,26 सहभाज्य हैं, कैसे समझ गए होंगे कि अगर कोई भी 2 लगातार संख्या लिख दो तो उनका HCF 1 होता है, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सहभाज्य कहेंगे। हालांकि और भी लिख सकते हो आप, 1,8 लिख सकते हो, आप 9,32 लिख सकते हो, आप 17,43 लिख सकते हो। ऐसी संख्या भी क्या है बेटा जी, सारी की सारी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट नंबर की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला नंबर है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है बच्चा, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश भाषा में हम लोग बोल देते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोल देते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा मैं अपने शब्दों में बोल देता हूं। क्या, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुने, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जो जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो कोई भी दुनिया की 2 अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका HCF तो 1 ही होता है, कॉमन कुछ होता नहीं है, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो इसके
एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो एक बच्चे ने कहा इसके एग्जाम्पल सर हो सकते हैं जैसे कि 3,5। देखो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चा, तो आप कहोगे सर 2 का है, तो मैंने कहा अगली संख्या 5,7 हो सकती है। एक बच्चे ने कहा सर 11,13 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 17,19 भी हो सकती है। आपके दिमाग में जो आ रहे हैं वो नंबर लिख सकते हो, जैसे 71,73 भी होती है। नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन दोनों नंबर प्राइम होना अनिवार्य है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जुड़वा भाज्य संख्या के बाद हम लोग तीसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं। तीसरी संख्या जो हमारी जुड़वा भाज्य के बाद आती है उस संख्या का नाम देते हैं रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या क्या होती है, रामानुजन संख्या क्या होती है, तो आप ये कहोगे ये एक ऐसा नंबर है, ये रामानुजन नंबर कैसा नंबर है, ये इकलौता एक ऐसा नंबर है जो दो अलग अलग ढंग से दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब का योगफल होता है। दो अलग अलग ढंग से दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब का सम होता है, ऐसी संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं। जो कि रामानुजन साहब ने एक ही संख्या खोजी, उस संख्या का नाम है मेरे बच्चा 1729। ये 1729 एक ऐसी संख्या है जो कि रामानुजन संख्या है। इसके ढंग क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1729 होगा, या आप सर 10 का क्यूब करोगे और सर आप 9 का क्यूब करोगे तो 1729 होगा। क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1768 और 1 का क्यूब एक होता है, इसका सम होगा 1729। 10 का क्यूब आपका कितना होता है 1000 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो इन दोनों का सम भी 1729 होता है। दैट इज कॉल्ड रामानुजन नंबर। अब आप आगे बढ़ते हैं पांचवी संख्या की ओर। पांचवी संख्या आपकी होती है एक चक्रीय संख्या। क्या होती है, चक्रीय संख्या। तो ये चक्रीय संख्या का क्या नाम है भाई, चक्रीय संख्या इसको क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे इसका मतलब होता है साइक्लिक नंबर। ये साइक्लिक नंबर सर क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसमें उसके एन टर्म्स तक गुणा करें, उसके डिजिट वही रहे जो हैं, लेकिन वैल्यू बदल सकती है, लेकिन डिजिट सेम रहेंगे। आइए मैं समझाता हूं चक्रीय संख्या क्या होती है। चक्रीय संख्या एक है जो 6 अंकों की है, जिसका नाम है 14, 28, 57। कितनी है बाबूजी, 14, 28, 57। ये एक ऐसी संख्या, इसमें 1 का गुणा करना आप अपने घर पे बैठ के 1 का गुणा करोगे डिजिट यही रहेंगे, 2 का गुणा करोगे डिजिट यही रहेंगे, 3 का गुणा करोगे डिजिट यही रहेंगे, बाबूजी 4 का गुणा करोगे तब भी डिजिट यही रहेंगे। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम, चक्रीय संख्या। अब इसके बाद पांचवी एक बेहतरीन संख्या बच गई है, उस संख्या को हम कहेंगे कौन सी संख्या, संपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बाबूजी, संपूर्ण संख्या, या कुछ पब्लिकेशंस इसको पूर्णकालिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी, पूर्णकालिक संख्या भी कहते हैं। अब ऐसी पूर्णकालिक संख्या है तो इसको हम क्या कहेंगे बाबूजी, ध्यान दें। एक संपूर्ण संख्या भी हो गई, पूर्णकालिक संख्या भी हो गई। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा बड़े गौर से लिख लो या समझ लो। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल संख्या मान से 2 गुना हो, संख्या मान से कैसा हो, 2 गुना हो, ऐसी संख्याओं को पूर्णकालिक संख्याएं कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी हो सकती है मेरे बच्चा, क्या, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल बराबर हो लेकिन उस संख्या को छोड़कर, तो ऐसी संख्या को भी क्या कहते हैं, पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। अब ये बात समझ आ गई तो एक बच्चा कहेगा सर एग्जाम्पल तो बता दो मुझे, पूर्णकालिक संख्या के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो मैंने कहा देखो 6, 28, 496, ये संख्याएं पूर्णकालिक संख्याएं हैं। और भी पूर्णकालिक संख्याएं हो सकती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक संख्या और होती है, उस संख्या का नाम होता है, मैं बता देता हूं, 81, 28। क्या होती है, 81, 28। तो आप ये भी जान लो कि एक संख्या पूर्णकालिक और होती है, उस संख्या का नाम होता है 81, 28। क्या होती है बच्चा, 81, 28। हालांकि 4 संख्याएं सफिशिएंट है, इतना काफी है जानना आपका। तो आप कहोगे 1 से 100 तक कितनी पूर्णकालिक संख्याएं होती हैं, 2, 6 और 28।
तो आपसे पूछ ले 1 से 500 तक कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 3, 6, 28, 496। अब मैं कह दूं कल को 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है, तो आप कह दोगे सर 1000 तक तो है ही नहीं, तो आप 10,000 तक कहो ना सर। 1 से लेकर 10,000 तक कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, 6, 28, 496, 81, 28। तो एक बच्चे ने कहा प्रूव्ड कर दो सर। प्रूव्ड कैसे करोगे, तो मैंने कहा देखो बाबूजी 6 किस किस से कटता है, तो मैंने कहा 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। इन सब का सम करोगे तो इनका सम आएगा 12। बताओ 12 6 से दुगना है कि नहीं, यही परिभाषा थी, इसलिए ये संख्या कैसी है, पूर्णकालिक। अब 28 को भी चेक कर सकते हो, 28 किस किस से कटता है, तो एक बच्चे ने कहा सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। तो मैंने कहा इनको जोड़ लो, तो एक बच्चे ने कहा ये 7 हो गया, ये 7, 14, 14, 14, 28, 28 और 28, 56। तो आप ये कहोगे संख्या मान से दुगना है, इसलिए ये कैसी संख्या है, पूर्णकालिक। तो बच्चा आपकी 496 भी ऐसे ही आएगी, 496 का दुगना आएगा, गुणनखंडों का योगफल। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने बहुत सारी संख्याओं को कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ संख्याओं का थोड़ा बहुत यूपी पुलिस में जिक्र हो जाता है, तो मैं यहां पे साइड में बता देता हूं। क्या इसके बाद अगर मैं बात करूं 6 नंबर की, तो आपने खूब सुना होगा, एक संख्या होती थी, बचपन में पढ़ी है आपने बेटा, अनुवर्ती संख्या। कैसी संख्या होती थी, अनुवर्ती संख्या, या आप कह सकते हो पूर्ववर्ती संख्या। क्या होती थी, पूर्ववर्ती संख्या। तो इस संख्या को क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो मैंने एक हिंट दे दी आपको, क्या कि जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। तो आप कहोगे सर जस्ट बिफोर, यानी जो पहले जो संख्या होती है जस्ट, उसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे आपने खूब पढ़ा होगा 19 की अनुवर्ती बताओ, तो एक बच्चे ने कहा सर 19 की जो अनुवर्ती होती है उसको हम कहते हैं 19 माइनस 1, क्या आएगा बच्चा, 18 आएगा। मैंने कहा चलो आप 41 की अनुवर्ती बताओ, तो एक बच्चे ने कहा सर 41 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, 40। इसी के लिए एक संख्या और भी है बाबूजी, उस संख्या का नाम है उत्तरवर्ती संख्या। कौन सी संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ही होता है जस्ट, कब, जस्ट आफ्टर। तो आप कहोगे इंग्लिश में मत जाओ, सीधा समझो, जस्ट आफ्टर का मतलब ठीक बाद वाली संख्या। तो आप कहोगे 19 की उत्तरवर्ती क्या है, तो आप कहोगे 19 की उत्तरवर्ती सर जो है ना वो आपकी है 19 प्लस 1, वो आएगा आपका 20। कितना आएगा, 20, 20। अगर मैं आपसे कह दूं 41 की आपकी उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे सर इसकी उत्तरवर्ती संख्या है 41 प्लस 1 कितनी हो जाएगी आपकी, 42 हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। अब इसमें और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आपने सारी संख्याओं को जान लिया है, इसके उपरांत कुछ अब बची हुई है इसमें संख्याओं की प्रॉपर्टीज। अब संख्याओं की प्रॉपर्टीज को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। इस चैप्टर को मैंने जो पढ़ाया है, अब इसमें क्या संख्याओं की जो प्रॉपर्टीज बचती हैं उसमें ये होता है, एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या के साथ जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या आएगा। एक विषम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ोगे तब भी सम संख्या आएगा। ये प्रॉपर्टीज मुझे बतानी है, घटाना है, जोड़ना है। एक परमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा। तो हम इसकी एक वीडियो नहीं बना देंगे, उस वीडियो में लिख देंगे हम क्या, टॉपिक नंबर 2 डाल देंगे और लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। इसका आगे खंडन करेंगे। इस टॉपिक की मेन बात बची है उसको हम कंप्लीट करते हैं। आप ध्यान से सुनो, हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा पढ़ लिया है पूरा। तो आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें हम ना आए और स्क्रीनशॉट हो जाए आपका। हो गया। चलिए अब हम बताते हैं आपको संख्याओं का वर्गीकरण का मेन ट्विस्ट क्या है। देखो मैंने इस वाले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को इस तरीके से डिजाइन करके आपके सामने पेश किया है कि आप कई सवालों के जवाब सेकंडों में आप दे सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मेरे बच्चा, मैंने कहा सम्मिश्र संख्या, तो मैंने कहा सम्मिश्र संख्याएं सभी वास्तविक होती है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सम्मिश्र। तो नीचे से ऊपर के लिए ऑल होगा और ऊपर से नीचे के लिए
सम होगा। कैसे सर, समझाओ ना। तो मैंने कहा सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र होती हैं, लेकिन कुछ सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक होती हैं, कुछ सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक होती हैं, लेकिन सभी काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र। फिर से सुनिएगा बड़े गौर से। कैसे? गौर से। कैसे बच्चे, ध्यान देना। सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, लेकिन कुछ वास्तविक परमेय होती हैं और कुछ वास्तविक आपकी अपरमेय होती हैं। तो आपने क्या सीखा? कोई पूछ ले क्या स्टेटमेंट आती हैं? ये नहीं आती हैं? आती हैं। आप नोट देख लेना, कई पब्लिकेशनों में लिखा होगा क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। अब तुरंत कह दो परमेय नीचे है, वास्तविक ऊपर है, तो ऑल का केस होगा। तो आप कहोगे सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। ध्यान से सुनो, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं परमेय होती हैं, सभी पूर्णांक परमेय होती हैं, सभी भिन्नात्मक वास्तविक होती हैं, सभी पूर्णांक वास्तविक होती हैं, सभी भिन्नात्मक सम्मिश्र होंगी, सभी पूर्णांक सम्मिश्र होंगी। तो आप कहोगे ये वाला भाग, तो मैंने कहा देखो सभी शून्य पूर्णांक पूर्णांक होंगे, सभी ऋण पूर्णांक पूर्णांक होंगे, सभी धन पूर्णांक पूर्णांक होंगे, सभी सम संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी, सभी विषम संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी। दोनों सम और विषम संख्याएं सभी की सभी कैसी होती हैं? पूर्णांक। अब और भी आगे बढ़ोगे तो ये भी जान लो, सभी पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी अभाज्य पूर्णांक होती हैं, सभी भाज्य पूर्णांक होती हैं। ये पूरा का पूरी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? आपकी परमेय होती हैं। ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक होती हैं। ये वाली सारी की सारी संख्याएं सम्मिश्र होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, तो आप कहोगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य होती हैं। यही गलत है, सिर्फ इन दोनों के बीच का स्टेटमेंट गलत है, बाकी की सारी स्टेटमेंट सही होंगी। कैसे? अगर आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा बाबूजी कि अगर नीचे वाले का कनेक्शन ऊपर वाले से जाओगे तो ऑल का होगा, और ऊपर वाले का कनेक्शन नीचे वाले के साथ सम का होगा। बताइए, आपने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने लगभग आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसके अंतर्गत आपका कुछ और नहीं बचा है। तो अब आज की वीडियो में हम इतना ही सिखा पाए आपको। आगे की वीडियो में और बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये मेरी ऑनलाइन क्लासों में एक शुरुआत है। अगर आपने कुछ सीखा है तो इसे शेयर जरूर करें, लोगों के पास जरूर पहुंचाएं। मैं सभी यूपी पुलिस के टॉपिक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा दूंगा, और मेरे कॉन्सेप्टों में इतना दम होगा कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के एक एक सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, आपने देखा, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।